क्यों? पता है एंडोक्राइन सिस्टम जो है सबसे बेहतरीन टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी का। और खास बात इसकी ये है कि इसको हम किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे चाहो उससे रिलेट हो जाएगा। अगर सामने से प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा विषय में आगे बढ़ जाओ। क्या पढ़ा रहे थे हम आज? ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसने यहाँ एंटर, सभी बच्चे आ गए, ऑनलाइन वाले भी आ गए। कब शुरू होगी? अभी बोन्स के बारे में पढ़ा है आपने? बताइए, बोन्स के बारे में पढ़ा है जरूर। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है बोन की किस रीजन पर काम करता है? ये 2017 का क्वेश्चन है, बताऊंगा मैं। आपकी जो बोन्स का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हेड ऑफ द बोन है, इसका जो मेडिकल टर्म है एपिफाइजियल प्लेट। ऑन द एपिफाइजियल प्लेट हमारा ग्रोथ हार्मोन जाता है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा रुको, अभी जो है फिनाइल से साफ कर सकती है आवाज। साफ हुई? जी सर। हाँ देखे फिनाइल का कमाल। चलिए हम लोग बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। सबके सब एनर्जेटिक हो जाओ भाई, फिर से 1 घंटे का जो है जर्नी है हमारे साथ। कल रामविलास पासवान चले गए दुनिया से, पता है ना? यस सर। बेचारे मौसम वैज्ञानिक। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अगर यहाँ पर हमने लिखा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेगा, ठीक है, सीक्रेट सम केमिकल। क्योंकि ग्लैंड का नेचर होता है सिक्रेटरी। ग्लैंड का नेचर जो होता है बेटा वो होता है सिक्रेटरी।
और सिक्रीशन क्या होगा बेटा, कुछ केमिकल्स का ही सिक्रीशन होगा। अब वो केमिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, केमिकल्स का सिक्रीशन होगा, साथ साथ हम कह सकते हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, या हार्मोन्स में ही केमिकल आ जाते हैं, केमिकल में हार्मोन आ जाते हैं, लाइक आपका म्यूकस हो गया, म्यूकस के साथ साथ दूसरे भी जो है जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनका सिक्रीशन, बेसिकली केमिकल्स एंड म्यूकस की बात हम करते हैं यहाँ पे। आप एक एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ेंगे ना। एक्चुअल में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, मटर के दाने के जैसा। 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। इसके दो पोर्शंस होते हैं, फर्स्ट वन को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफिसिस, एडिनो हाइपोफिसिस, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो और न्यूरो का अपना अपना एक अलग मतलब होता है। एडिनोस का मतलब होता है ग्लैंडुलर, ये जो एडिनो वर्ड आया है, एडिनो वर्ड आया है किससे, एडिनोस, और एडिनोस का मतलब होता है ग्लैंडुलर, याद रखना इस बात को। इसीलिए न्यूरो हाइपोफिसिस एडिनो हाइपोफिसिस से जस्ट अलग होता है। न्यूरो हाइपोफिसिस जो होता है ये नर्वस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा, नर्वस स्ट्रक्चर होता है। हालांकि हालांकि एडिनो और न्यूरो दोनों की ओरिजिन सेम होती है, एक्टोडर्मल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ड आया एडिनो, तो हमने कहा यहाँ पर इसको बता दें, अब इसके ऊपर और कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। हाइपोफिसिस का मतलब होता है, हाइपो का मतलब नीचे, नीचे, नीचे मतलब कम ना, कम आप कह सकते हो, बट नीचे यहाँ पर शब्द लिया जाएगा, हाइपो का मतलब नीचे। तो यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम अलग अलग टाइप का होता है, बेसिकली इनके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका सिंपल, कौन सा होता है बेटा, एक होता है आपका सिंपल, और दूसरा होता है, या सिंपल कौन सा टाइप होता है, ट्यूबुलर टाइप का, ठीक है। और दूसरा होता है, आप ऐसे लिखिएगा, एक होता है आपका ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा, ट्यूबुलर, और दूसरा होता है आपका सैक्युलर, सैक लाइक, या इसी को हम बोलते हैं एसिनर, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है एल्वियोलर। क्यों हमने कहा इसको सेक्युलर, सैक लाइक, एसिनर मतलब भी सैक लाइक होता है, और एल्वियोलर का मतलब भी कैसा, एल्वियोलाई शेप का होता है, बताया था ना हमने। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ट्यूबुलर है इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इज इट क्लियर और नॉट। ये सिंपल सा डायग्राम बनाए, फिर मैं आगे लेकर के चलता हूँ। अब ये जो ट्यूबुलर है बेटा, इस ट्यूबुलर को हम और फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो दिस ट्यूबुलर इज सिंपल ट्यूबुलर, ऐसा बेटा, सिंपल ट्यूबुलर, टी स्टैंड फॉर द ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर। दूसरा होता है आपका सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, यानी कि कैसा होगा बेटा, ये सिंपल होगा और कैसा होगा, ब्रांच होगा, ठीक है। ट्यूबुलर रहेगा लेकिन कैसा है, इस पे ब्रांचिंग हुई होगी। सिंपल ट्यूबुलर तो आप नॉर्मली इस तरीके से बना सकते हैं, ये सिंपल ट्यूबुलर हो गया बेटा, कैसा हो गया, सिंपल ट्यूबुलर हो गया। और जब हम बात करेंगे सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर की, तो ये कुछ इस तरीके से, ये ब्रांचिंग हो गई इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर, तीसरा आता है सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। और ऑब्वियस सी बात है कि कॉइलिंग हमेशा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में ही होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर में कॉइलिंग नहीं होगी, ये जनरल टर्म है ना। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर।
सबका अपना अपना एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है बेटा सिंपल ट्यूबुलर, ये पाया जाता है आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, लिवर कुहन की दरारें, नाम सुना है इनका कभी? क्या करती हैं ये? एब्जॉर्प्शन करती हैं और सिक्रेटिंग, सक्का सेंट्राइल करती करता है, ठीक है। तो ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर बेटा है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये आपके पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और सिंपल कॉइल ट्यूबुलर बेटा ये पाया जाता है आपके स्वेट ग्लैंड में, ये पाया जाएगा आपके स्वेट ग्लैंड। ये बन गया। अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं बेटा, अगली बात होगी हमारी सेक्युलर या एसिलर या एल्वियोलर ग्लैंड। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एल्वियोलाई शेप आप देख रहे हो इसके अंदर लाइनिंग हो जाती है, इसकी लाइनिंग होगी जल्दी बताइए, बताया ना, स्क्वामस एपिथेलियम, इसकी लाइनिंग होगी स्क्वामस एपिथेलियम की, मैंने बताया था, ठीक है, आप भूल जाते। और हमने ये भी बताया था कि इनमें अलग अलग टाइप की दो सेल्स होती हैं जिसको न्यूमोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट सेल्स कहते हैं, न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2। जो न्यूमोसाइट 2 सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं बेटा? सरफेक्टेंट सिक्रीट करती हैं, जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का जो है केमिकल होता है जिसको हम लेसाइथिन कहते हैं, जो कि सरफेस टेंशन को क्या करती है? कम करती है। एल्वियोलाई के अंदर जो एयर का जब रश होता है, एयर जब जाती है, स्पेशली हमारी ऑक्सीजन जब जाती है, तो वहां पर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम कौन करता है? हमारा सरफेक्टेंट करता है। और कभी कभी आप देखिए जो बहुत ज्यादा स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट की स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, तो उनको स्मोकर्स कफ आता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये सरफेक्टेंट जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एल्वियोलाई बस्ट कर जाती है, एल्वियोलाई खत्म हो जाती है। और एल्वियोलाई के खत्म होने के प्रोसेस, ठीक है, एल्वियोलाई के खत्म या बर्स्ट होने के प्रोसेस को हम एटीलैक्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीलैक्टेसिस कहते हैं। तो बोलते हैं एटीलैक्टेसिस। सर एक काम कर लीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। चलिए बेटा सेक्युलर की बात कर रहे थे। सेक्युलर में पहला पॉइंट लिखिएगा सिंपल सेक्युलर, इसको मैं किनारे करता हूँ। कौन सा सेक्युलर बेटा? सिंपल सेक्युलर, सिंपल सेक्युलर। ऑब्वियस सी बात है सिंपल सेक्युलर है तो एक ही हम सेट ऐसे बना करके छोड़ देंगे, ये सिंपल सेक्युलर स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा होता है आपका ब्रांच सेक्युलर। अच्छा ये जो सिंपल सेक्युलर है ये आपके पाया जाएगा इसमें, ये पाया जाएगा आपका म्यूकस सेल्स इन द स्किन ऑफ फ्रॉग, म्यूकस सेल इन स्किन ऑफ फ्रॉग, म्यूकस सेल इन स्किन ऑफ फ्रॉग या फ्रॉग स्किन। कर दीजिएगा मैडम। बेटा मैंने कहा कि सिंपल सेक्युलर जो होता है वो म्यूकस सेल इन स्किन ऑफ फ्रॉग में पाया जाता है, यानी कि फ्रॉग स्किन के म्यूकस सेल्स के अंदर ये पाया जाएगा सिंपल सेक्युलर। और ऑब्वियस सी बात है दूसरा हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्रांच सेक्युलर। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रांच सेक्युलर। आपका अगला होता है बेटा ब्रांच सेक्युलर। ब्रांच सेक्युलर कैसे होगा? इस तरीके से, इस तरीके से ब्रांच सेक्युलर हुआ। ये कहां पर पाया जाएगा बेटा? सेबेशियस ग्लैंड में। ये पाया जाएगा आपके सेबेशियस ग्लैंड में। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जहां पर टिब्यूल और साइट दोनों एक साथ पाए जाते हैं और ब्रांचिंग मैनर में पाए जाते हैं।
तब हम उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड, ठीक है। तब हम उसको कहना शुरू करते हैं ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड, ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड। और ये जो ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड होता है, आप इसको बना सकते हैं अच्छे से ऐसे, हालांकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस तरीके से ब्रांचिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, सिंपल सेकुलर या ट्यूब्यूलोसेक्युलर। ये पाया जाता है बेटा पैरोटिड ग्लैंड में। तो ये मैं बता सकता है ये पैरोटिड ग्लैंड हमारी कहाँ होती है? हमारा ये कान है, हमारा ये कान है ना, ये कान, और ये क्या है हमारा ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जो हमारे अपर मूलर में आकर के क्या होती है बेटा, ओपन होती है, अपर मूलर एरिया में ओपन होती है। उस डक्ट का नाम जानता है कोई? उस डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेनसन्स डक्ट। मान लीजिए कि ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, और पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकल रही है यहाँ पर, इस डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। और ये आपका पैरोटिड ग्लैंड। ये इतनी सी बात आपकी है। पैरोटिड ग्लैंड हो गया इसका एग्जांपल बेटा, इसका एग्जांपल हो गया पैंक्रियाज। इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा? पैंक्रियाज। इसका एग्जांपल हो गया प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। और एग्जांपल हो गया इसका कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और इसका एक और एग्जांपल हो गया बेटा मेमरी ग्लैंड। अगला एग्जांपल क्या है इसका? मेमरी ग्लैंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके किसके? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब आपको मैं बताऊं यहाँ पर सिक्रीशन के बेसिस पर हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, हम जानते हैं। एक तो हो गया हमारा एक्सोक्राइन हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? एंडोक्राइन हो गया। कल हमने थोड़ा सा बताया था कि एक्सोक्राइन में क्या पाया जाता है बेटा, यहाँ पर डक्ट पाई जाती है, यहाँ पर डक्ट पाई जाती है, और यहाँ पर डक्ट नहीं पाई जाती। ये अपने नियर बाई एरिया में अपना सिक्रीशन क्या करते हैं? और करते हैं, मतलब सराउंडिंग में जब डालते हैं, नियर बाई एरिया में इनका सिक्रीशन होता है। और इनका सिक्रीशन कहाँ होता है? सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड। और ये जो सिक्रीट करते हैं इनके अंदर म्यूकस होगा या दूसरे स्लाइमी सब्सटेंसेस होंगे, दूसरे स्लाइमी सब्सटेंसेस होंगे। लेकिन एंडोक्राइन का जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है हमारा हार्मोन। क्या होता है बेटा? हार्मोन। और हार्मोन्स को हम बोलते हैं these are the chemical messenger, ठीक है। these are the chemical messenger, these are the chemical messenger। ये याद करना, ये टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, हमेशा याद रखना। अब एक्सोक्राइन पार्ट में आपने अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स पढ़ ली, ट्यूबुलर पढ़ लिया, सेक्युलर पढ़ लिया, ट्यूबुलोसेक्युलर पढ़ लिया, है ना। उसके अलग अलग टाइप पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया, प्लांट पढ़ लिया। अब एक चीज और बताएंगे हम आपको कि एक्सोक्राइन फंक्शन में या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हमारी होती है इनका सिक्रीशन अलग अलग टाइप की होता है। जैसे सिक्रीशन के बेसिस पर, एक्सोक्राइन के सिक्रीशन के बेसिस पर इनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है आपका मीरोक्राइन। कौन सा क्राइन बेटा? मीरोक्राइन। और दूसरा होता है आपका होलोक्राइन। दूसरा क्या होता है? होलोक्राइन। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन। क्या होता है बेटा? एपोक्राइन। नाम सुना है इनका कभी आपने? होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। मीरोक्राइन में मेंशन कर लेंगे चीजों को, मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। जब कभी
जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सेल है, ये हमारी क्या बेटा, ये हमारी सेल है। इस सेल का जो सिक्रीशन होगा, सिर्फ सिक्रीटरी मटेरियल ही यहाँ से बाहर निकलेगा, और जो सेल रहेगा बेटा वो नॉर्मली क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। इसके साथ, इसके अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्या हुआ, ये इंटैक्ट रहेगा, ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। मतलब यहाँ से सिर्फ जो है इसके केमिकल्स का ही सिक्रीशन होगा। इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से कि when cell remains intact, when cell remains intact during the discharge, जब कभी भी डिस्चार्ज होगा तो ये सेल क्या होगा बेटा, इसके साथ इंटैक्ट रहेगा। और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये क्या है, ये सिक्रीटरी मटेरियल है। यहाँ जो भी सिक्रीशन हो रहा है, एंजाइम का जो भी सिक्रीशन हो रहा है, क्या म्यूकस का, इन सब का जो सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले में हमने क्या लिखा था, म्यूकस लिखा था, स्लाइमी सब्सटेंस लिखा था, और एंजाइम को तो हम भूल ही गए। एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये होता है हमारा मीरोकाइन का सिक्रीशन, ठीक है। और ये जो मीरोकाइन सिक्रीशन पाया जाता है बेटा, पाया जाता है किसके अंदर, स्वेट ग्लैंड के अंदर। स्वेट ग्लैंड के अंदर आप देखिए खाली आपका पसीना निकल करके बाहर आता है, सेल्स नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी आर्मपिट्स एरिया होता है, आर्मपिट समझते हो ना, और ग्रोइन का एरिया होता है, नॉर्मली जो स्वेट की बदबू होती है इन्हीं दो एरिया से आती है। माथे का पसीना बदबू नहीं करता, चेहरे का पसीना बदबू नहीं करता, बॉडी का पसीना बदबू नहीं करता, हमेशा आर्मपिट्स का ही पसीना बदबू करता। उसके पीछे की वजह मालूम है, वहां पर जो ग्लैंड्स है वो होलोक्राइन नेचर की, किस नेचर की होती है, होलोक्राइन। एनसीईआरटी में नहीं है, चीजें आपसे पूछे नहीं, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली। वहां पर होलोक्राइन में क्या होता है, होलो मतलब कंप्लीट, क्राइन का मतलब होता है निकलना। तो वहां पर सब्सटेंसेस के साथ साथ क्या होता है, सेल्स भी निकल रही है। और ये जो होलोक्राइन है बेटा, ये ऑयल ग्लैंड में पाई जाती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे पिंपल्स वगैरह किसी को होते हैं, तो पिंपल्स निकाला जाता है, इन के साथ पूरा पूरा एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, उसमें बदबू होती है, तो वो भी क्या है, होलोक्राइन। तो आर्मपिट्स में होलोक्राइन और मीरोक्राइन दोनों ही पाए जाते हैं, इस वजह से आर्मपिट्स। तो और दूसरा, होलोक्राइन में पॉइंट लिखिएगा। होलोक्राइन में क्या बताया हमने, जैसे ये कोई सेल है हमारी, ये हमारी सेल है बेटा, ये हमारी सेल है, और ये इसका न्यूक्लियस है। इसका जो सब्सटेंस होगा, इसका जो केमिकल होगा, जब ये निकलेगा ना, तो ये पूरी पूरी सेल के साथ निकलेगा। ये पूरी पूरी सेल के साथ इसका जो है केमिकल जो है, ये क्या हुआ बेटा, ये ड्यूरिंग द सेल रिमेन्स सेल नॉट इंटैक्ट ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, आप इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट सेल गेट रप्चर्ड, कंप्लीट सेल गेट रप्चर्ड। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा मेंशन हो गया, कंप्लीट सेल गेट रप्चर्ड। नाम में ही सारी इंफॉर्मेशन है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ होलोक्राइन है, होलो का मतलब कंप्लीट, क्राइन का मतलब हो रहा है निकलना, यानी कि कंप्लीट सेल निकल रही है। मीरोक्राइन में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं, सेल हमेशा इंटैक्ट रह रही है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, एपोक्राइन में। एपो का मतलब क्या होता है, बाहर नहीं, एपो का मतलब होता है टर्मिनल पार्ट। एपो का मतलब क्या होता है बेटा, टर्मिनल पार्ट। इसमें होता ही है एपोक्राइन में, जैसे ये हमारी सेल है, ये हमारी क्या बेटा, सेल है। तो इस सेल के साथ क्या होता है कि इसका जो सिक्रीटरी मटेरियल होता है, इसका सिक्रीटरी मटेरियल इसके टिप पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, समझे, इसके टिप पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। और जब डिस्चार्ज होने को होता है, इसका सिर्फ टिप वाला रीजन ही डिस्चार्ज होता है, पूरा जो है डिस्चार्ज नहीं होता। कैसे, जैसे मान लीजिए ये सेल हमारी इंटैक्ट है इसके साथ, और यहाँ पर बेटा इस तरीके से ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, और इसके अंदर इसका
सेक्रेटरी वो होगा, केमिकल होगा, और ये वाला पाउच जो होगा ये रिमूव कर जाएगा। जब ये ऐसे रिमूव कर जाएगा तो सेल का सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा बस, इस तरीके से। और फिर ये अब सेल अपने आप को क्या कर लेगी, रीजनरेट कर लेगी। समझ में आई ना बात? तो ये जो नेचर होता है, किसका नेचर होता है बेटा, एपोक्राइन का नेचर होता है। और इसमें लिख सकते हैं सिक्रीशन फ्रॉम द अपाइकल पार्ट ऑफ सेल, सिक्रीशन फ्रॉम अपाइकल पार्ट ऑफ सेल, secretion from apical part of cell, secretion from apical part of cell, secretion from apical part of cell। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, इसका एग्जांपल होता है हमारा मेमरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए आगे हम लेकर के चलते हैं आपको। तो सेक्रेटरी नेचर कैसे होते हैं बेटा, एक होता है आपका ऑटोक्राइन, एक होता है आपका पैराक्राइन, एक क्या होता है आपका पैराक्राइन, और एक होता है आपका एंडोक्राइन। ये केमिकल का या सब्सटेंसेस का सिक्रीट करने का नेचर होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल, जनरली पूछ लिया, ऑटो का मतलब होता है सेल, मतलब एक ऐसी सेल जिसका सिक्रीशन हो करके इसके खुद के ऊपर ऐड करता हो। सेल का सिक्रीशन खुद अपने ऊपर ही ऐड कर रहा हो, जैसे आप खाना बना करके खुद खाइए, किसी को मत खिलाएं। पैराक्राइन का मतलब ये होता है कि आपने खाना बनाया और अपने पड़ोसी को, बगल में जो है उसको भी खिला दिया, उसको खिलाया, यानी कि उसको दिया। दैट इज द पैरा। पैरा का मतलब ही होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब पड़ोसी। एंडोक्राइन का मतलब इसका सिक्रीशन डायरेक्टली कहां पर हो रहा है बेटा, ब्लड स्ट्रीम में होता है। मतलब यहाँ पर इनका जो सिक्रीशन हो रहा है डायरेक्ट कहां पर हो रहा है बेटा, ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या है बेटा, ब्लड स्ट्रीम। इसका तो बहुत सारे एग्जांपल जानते हो, बट अब यहाँ पर हम आपको ऑटोक्राइन का बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं बेटा, ऑटोक्राइन का बता रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इंटरल्यूकिन, नाम सुना है आपने, इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा 12th में। इंटरल्यूकिन मैक्रोफेजेस वगैरह को एक्टिवेट करने में ये काम आते हैं। ये आप सब छोड़िए, लीवर रिजनरेशन का नाम सुना है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। लीवर जब डैमेज होता है तो लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है। ये खुद को रीजनरेट करने वाली जो कैपेबिलिटी होती है वो ऑटोक्राइन में आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पैराक्राइन में क्या होता है, पैरा का मतलब डिसाइड। आपने नर्व इंपल्स और ट्रांसमिशन में एक पॉइंट पढ़ा होगा, नर्व इंपल्स और ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो बनाता है साइनेप्टिक नॉब। क्या बनाता है, साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब में कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ती है, मैं बताता हूँ। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर बेटा आपको चैनल्स अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके से चैनल्स आपको दिखाई। और ये जो चैनल होता है ये हमारा कैल्शियम चैनल होता है। कौन सा चैनल होता है, ये हमारा कैल्शियम चैनल होता है, ये हमारा कैल्शियम चैनल होता है। उसके बाद आपको नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पर, ये होता है आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो दूसरे डेंड्राइट का पार्ट होता है। ये दूसरे डेंड्राइट का पार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझना, पैराक्राइन का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बता रहा हूँ और नर्वस सिस्टम में आपका बड़ा मदद करेगा ये कंसेप्ट आपका। हम जानते हैं कि ये जो साइनेप्टिक नॉब है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, साइनेप्टिक नॉब है। ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है, KNOB नॉब है। और इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं।
क्या मौजूद होते हैं बेटा? रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक, मुझे बताना पैराक्राइन। अब इसके अंदर बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर यहाँ पर वेसाइकल्स मौजूद होते हैं, और इस वेसाइकल के अंदर मौजूद होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या मौजूद होता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेसिकली वो होता है एसिटिल कोलिन। क्या होता है? एसिटिल कोलिन। ठीक है, नर्व इम्पल्स तभी हो रहा है यहाँ पे जब ये एसिटिल कोलिन बाहर आएगा और इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगा। जैसे ही अटैच करेगा वैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट, मतलब ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर यानी कि साइनेप्स पर किस तरीके से नर्व इम्पल्स क्या होता है बेटा? जनरेट करता है या ट्रांसमिट होता है। उस चीज को समझने के लिए आपको पैराक्राइन के बारे में जानना होगा। तो ये जो वेसाइकिल आपको दिख रहा है, इस वेसाइकिल को हम बोलते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकिल। न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकिल। ठीक, होता क्या है कि यहाँ पर इसके जो बाहर साइटोप्लाज्म मौजूद है, यहाँ पर मौजूद होता है कैल्शियम आयन। यहाँ पर क्या मौजूद होता है? कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन क्या होता है बेटा? इस कैल्शियम चैनल के थ्रू, ये जो कैल्शियम चैनल है, इस कैल्शियम चैनल के थ्रू ये कैल्शियम आयन इसके अंदर जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन इसके अंदर जाएंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जब ये कैल्शियम यानी इस वेसाइकिल के साथ जब ये कैल्शियम बाइंड करेगा तो ये वेसाइकिल रप्चर कर जाएगी। ये वेसाइकिल क्या करेगी? रप्चर करेगी। मेरी ध्यान से सुनना, ये वेसाइकिल रप्चर कर जाएगी। रप्चर करने के बाद एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, इसके थ्रू, एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा। मान लिया ये न्यूरोट्रांसमीटर हम बना रहे हैं रेड कलर का, ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटा बाहर आएगा और ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा बेटा? बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना वैसे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। डीपोलराइजेशन में क्या होता है बेटा? बताइए। आयन एक्सचेंज हो जाता है मेम्ब्रेन के क्रॉस और नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट करता है इस तरह से। तो यहाँ से देखिए ना, अपने बिसाइड अपने बिल्कुल करीब वाले सेल के पास ही न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये चीज हम समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई पैराक्राइन के बारे में। ठीक है, लिख लीजिए, बना लीजिए। पोस्ट और प्री के बीच में एक फ्लूइड होता है। हाँ, उसको हम बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो एरिया दिख रहा है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और फ्लूइड क्या? वो साइटोप्लाज्म ही तो होगा, और क्या होगा? ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइटोकाइन के बारे में हमने बताया था आपको। साइटोकाइंस एग्जांपल भी लिख लीजिएगा। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस कहाँ पर साइटोकाइंस होता है बेटा? मोनोसाइट्स के साथ। मोनोसाइट कहाँ पर होगा? ये आपके WBCs का ए ग्रेन्युलोसाइट होता है।
हो गया सबका? अच्छा हाँ, जस्ट वो हो गया, ये फ्री होगा, ये फ्री होगा। थैंक यू सो मच। हो जाता है ये फ्री, फ्री मतलब पहले, फ्री मतलब पहले पूछना हो गया आपका? आपने बनाया इसको? सबका हो गया कि नहीं? कर लो अच्छे से। ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल याद रहेगा ना बनाओगे। चलिए अब हम जो शुरू करेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट इज द कनेक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये चीजों को कनेक्ट करेगा, चीजों को कनेक्ट करेगा। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं हमारे, वो डिस्पर्स्ड होते हैं। कहां पर डिस्पर्स्ड होंगे? मैट्रिक्स। कहां पर? मैट्रिक्स। पहला पॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स dispersed in matrix, dispersed in matrix, and all the connective tissues are mesodermal in origin. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी के सभी किससे डेराइव्ड होंगे बेटा? मेसोडर्म। मेसोडर्म से नाम याद आया, पेरिटोनियम समझते हैं क्या होता है? क्या बेटा? पेरिटोनियम समझते हैं? लेयर होती है, कहाँ की लेयर? विजुअल ऑर्गन्स के ऊपर की जो लेयर होती है, बताया था ना, एपिथेलियम की लेयर होती है, ठीक है, एपिथेलियम की, बट उसकी ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। खैर, सेल्स डिस्पर्स इन मैट्रिक्स, इसके अलग अलग टाइप हैं, और इसका जो सबसे कॉमन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है फाइब्रोब्लास्ट। सबसे मोस्ट कॉमन जो सेल है वो कौन सा है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। यहाँ पर जब कभी भी आप ब्लास्ट वर्ड आएगा, तो ब्लास्ट का मतलब होता है बनाने वाला। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? बूम करने वाला नहीं, ब्लास्ट का मतलब होता है बनाने वाला। ब्लास्ट का मतलब होता है डिसोल्यूशन करने वाला, तोड़ने वाला। हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम ब्लास्ट वर्ड यूज करें तो इसका मतलब हम चीजें बना रहे हैं। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, बोन को बनाने वाली सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन को तोड़ने वाली सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फाइबर्स को बनाने वाली जो सेल्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट कहलाती है। और सबसे मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इस पॉइंट को लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी चीजें होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स मैट्रिक्स, पहला पॉइंट, जिसके अंदर सारी सेल्स हमारी होंगी, मैट्रिक्स होगी, और क्या होंगे बेटा? फाइबर्स।
ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। अपने डायग्राम देखा, अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलिए वहां पर। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल के उसका डायग्राम देखिए, कितना प्रॉपर डायग्राम उसमें दिया हुआ है, और उसी डायग्राम की लेबलिंग करना है आपको, उसी डायग्राम को आपको याद करना है, समझना है। और पीछे ये बस यही वाला डायग्राम, ऊपर वाला, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम पे एक बार नहीं, कम से कम 20 बार ये सवाल पूछा गया होगा। ठीक है, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सा टाइप होगा, जल्दी बताइए बेटा। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स आप बताइए। एक तो आपका क्या हो गया बेटा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, पहला हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा कौन सा टिश्यू होता है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू के बाद जल्दी बताइए, स्केलेटल टिश्यू। हम जानते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू में दो चीजें आती हैं, हमारा क्या आता है बेटा, ब्लड, और हमारा क्या आएगा बेटा, लिवर। और स्केलेटल टिश्यू में बोन और क्या होता है, टेंडन लिगामेंट उसमें आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। टेंडन और लिगामेंट जो नाम आप सुनते हो ना, इसमें आए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आगे आप पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और यहाँ पर बेटा आपको मैं बताऊं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये बेसिकली आप देखते हो, एक होता है आपका एडिपोज टिश्यू, एक होता है आपका एरियोलर टिश्यू, ठीक है ना, और एक होता है आपका कौन सा टिश्यू बेटा, फाइब्रस टिश्यू। ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ये इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपका रेटिकुलर, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिकुलर? रेटिकुलर यार ये सब तो जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश की। रेटिकुलर ये अगर हम ऐसे बनाएं, सिंपल है, इसको हम ऐसे कर दें तो क्या बन गया, ये वेब बन गया ना, वेब, जाल बन गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेटिकुलर। आपने पढ़ा होगा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में सुना होगा, रेटिकुलर फाइबर के बारे में सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सुना होगा। सबसे सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो रेटिकुलम का मतलब ही होता है वेब लाइक, इसका जाल जैसी संरचना जो दिखाई पड़ती है, रेटिकुलर कनेक्टिव। तो यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं बेटा इसकी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला जो पॉइंट है हमारा वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को मॉड्यूल्स में मिलेंगे, यहाँ से बात हुई है मॉड्यूल्स की, मिल गया ना। हाँ, तो उसमें उतना ही पढ़ना जितना हम बताएंगे आप, उसमें हर मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें होती हैं। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आप लिखिएगा मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट इज मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स टू होल्ड स्किन, it helps to hold skin with underlying muscles, with underlying muscles, underlying muscles, ठीक है।
this areolar connective tissue having following types of cells, इसमें कुछ अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। जैसे बेटा इसमें सेल है आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स है हमारी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स? ठीक है, इट सीक्रेट मैट्रिक्स and helps to form fibers. Helps to form fibers. Helps to form fibers. कौन कौन से फाइबर बेटा? व्हाइट एंड येलो। Helps to form fibers. दूसरा सेल इसमें होता है बेटा बेसोफिल। बेसोफिल या आप पहले इसको कहिए, दूसरा जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मास्ट सेल्स। ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? बेसोफिल का। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेसोफिल। यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल? बताइए, मास्ट सेल का क्या फंक्शन होता है? ये बोलिए। दिस मास्ट सेल रिलीजेस हिस्टामिन। क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन कब सिक्रीट होता है? जब एलर्जी की कंडीशन आती है, जब इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? हिस्टामिन क्या करेगा? वेसल्स को डायलेट करेगा या वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पर जो हमारी टिश्यूज होंगी वो क्या करेंगी? डायलेट कर रही होंगी। और टिश्यूज के अंदर क्या होंगे? ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी। ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे। इसका मतलब हमारा हिस्टामिन कैसा हो गया बेटा? वैसोडाइलेटर। कैसा हो गया ये? वैसोडाइलेटर। याद करिए आप, आपने एविल टेबलेट का नाम सुना होगा। नाम सुना है एविल टेबलेट का नाम? एविल इंजेक्शन देखा है, ठीक है। एविल टेबलेट जो होती है वो एलर्जी की कंडीशन में दी जाती है, ठीक है। उस पे लिखा हुआ होता है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। उस पे लिखा होता है, लिटरली लिखा होता है एंटी हिस्टामिन ड्रग। मतलब क्या हुआ कि एलर्जी कंडीशन में जो हिस्टामिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है, कहां पर? उस सराउंडिंग एरिया में जहां पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है, उसके लेवल को क्या करता है बेटा? ये हमारा एविल एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन के लेवल को कम करेगा, ठीक है। तो ये आपका हिस्टामिन हो गया। हिस्टामिन किस तरीके से काम कर रहा है बेटा? वैसोडाइलेटर की तरह काम कर रहा है। और ये जो हिस्टामिन है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हिस्टिडीन। और ये हिस्टिडीन क्या है? एक टाइप का अमाइनो एसिड है। और ये किस टाइप का अमाइनो एसिड है? एसिडिक है या बेसिक? बेसिक अमाइनो एसिड है ना। कौन सा अमाइनो एसिड है ये? बेसिक अमाइनो एसिड। याद करने का तरीका है, टिक्स लिख लीजिए। आर्मी आई एफ से कुछ नहीं मतलब है। काम है एआर से, एलआई से, एचआई से। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, these are the basic amino acids। इस साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल आईआईटी में के मेंस में क्वेश्चन आया था। तो मैं आईआईटी वालों को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा था, उनको मैंने बताया था कि बेटा ये वाले ट्रिक याद कर लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है। आईआईटी में क्वेश्चन आया था मेंस में, जाकर के देखो। ये क्या हो गया? आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, these are the basic amino acids। तो सर कुछ उसका भी ट्रिक होगा? किसका? एसिडिक का। एसिडिक का ट्रिक ये है, ब्लू आशा आंटी। और जितनी आंटियां होती ना वो एसिडिक ही होती है। समझे? तो किसी आंटी के आंगन में अगर अमरूद का पेड़ हो तो चोरी से तोड़ लो, उसको पता चल जाए। सबसे ज्यादा मकान मालिक बन जाएंगे। ब्लू आशा आंटी। आंटी क्या होती है बेटा? एसिडिक होती है। और बेस क्या होती है बेटा? बेसिक। ये इनकी शादी वादी जब हो जाती है तो ये आंटी बन जाती है। Apart from this, blue stand for the
ग्लूटामिक एसिड एंड A स्टैंड्स फॉर द एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। ये नीट के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। हिस्टिडीन से बना हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है बेटा, वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। और मास्ट सेल हमारा क्या सीक्रेट करता है बेटा, जल्दी बताइए। सीक्रेट करेगा सीरोटोनिन। क्या सीक्रेट करेगा बेटा, सीरोटोनिन। ये इसके अगेंस्ट काम करता है, इसको हम बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा तो मतलब ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा नैरो करेगा। नैरो करेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई क्या होगी, तेज होगी, फोर्सफुली होगी। मतलब ये ब्लड प्रेशर को राइज करवाने के लिए ये काफी, ये सब्सटेंसेस, ठीक है। सीरोटोनिन क्या कर रहा है बेटा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है। और ये सीरोटोनिन किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जल्दी बताइए। ये होता है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। इसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है बेटा ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। एक और होता है मास्ट सेल से सीक्रेट होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है हमारा क्या, पैरिन। तुम्हारा ब्लड जब तक तुम्हारी बॉडी में है तब तक क्लॉट नहीं करता, लेकिन जैसे ही ब्लड तुम्हारी बॉडी के बाहर आता है वो क्लॉट करना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है वो इसमें, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है बेटा, फाइब्रिन में कन्वर्ट होने लगता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर में। हमारे ब्लड के, हमारा ब्लड जब ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रहता है, तब वो क्लॉट नहीं करता। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये हिपैरिन। ये हेपेरिन हमारा किस तरीके से काम करता है बेटा, ये है हमारा एंटी कोगुलेंट। ये है हमारा एंटी कोगुलेंट। और किस टाइप का एंटी कोगुलेंट है ये, नेचुरल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल एंटी कोगुलेंट हेपेरिन, ठीक है। और ये जो हेपेरिन होता है बेटा, हेपेरिन हमारा आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये है आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, मास्ट सेल हैव इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। मास्ट सेल्स हैव इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE ऐसे लिखिएगा, IG और M। कितने होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, 5, 5 गंदे, ठीक है, याद रखना गंदे। ये G, A, M, D और E। ट्रांसप्लेसेंटल कौन सा होता है, ट्रांसप्लेसेंटल। बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है ये सब नीट का, एक बार नहीं बहुत देरी बार पूछा गया है। ए कोलेस्ट्रॉल में भी पाया जाता है ना, खैर सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल में पाया था, इसीलिए जो है बच्चों को पहला मिल्क जो है पिलाया जाता है मदर का, ताकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। आगे देखिए अगला पॉइंट, एक होता है आपका कार्ट व्हील सेल्स। कौन सा होता है, कार्ट व्हील सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट का ही होता है कार्ट व्हील सेल्स। ये जो कार्ट व्हील सेल्स होता है बेटा पाया जाएगा किसमें, प्लाज्मा सेल्स, इसमें प्लाज्मा सेल्स। और इसी प्लाज्मा सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग टाइप के जो है सेल्स का फॉर्मेशन होता है इम्यून सिस्टम में। और इसमें एक सेल और होती है आपकी, तो एक होता है आपका हिस्टियोसाइट सेल्स, इसको मत याद करना। ये हिस्टियोसाइट सेल जो होती है ये फेगोसाइटिक नेचर, ये फेगोसाइटिक नेचर। अब अगला एरियोलर हो गया, अब हम अगले टिश्यू की बात करेंगे, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या एडिपोज टिश्यू सेल्स। कहां से बनती हैं ये, डेवलप्ड फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट,
these are developed from fibroblast. Developed from fibroblast, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, ये आपका फैटी एसिड या कह सकते हैं सॉरी एडिपोज टिश्यू। डायग्राम आप देख रहे हो वहां पर, ऊपर और ऊपर की तरफ, किनारे की तरफ देख रहे हो, किनारे किनारे इनका जो है पार्ट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट का स्टोरेज होता है। क्या होता है बेटा? फैट का स्टोरेज। और फैट क्या है आपका? एक लिक्विड है। फैट क्या है हमारा? लिक्विड है। इसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। लाइपेज है लेकिन हार्मोन के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो आखिर वो कौन सा हार्मोन है जिसके प्रति ये सेंसिटिव है? वो हार्मोन है हमारा इंसुलिन। वो हार्मोन हमारा क्या है बेटा? इंसुलिन। नाम समझे रहिएगा, इसके फंक्शन को समझे रहिएगा, आगे इसको रिलेट करेंगे हम कहाँ पर, जब हम इसका डायबिटीज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है इंसुलिन की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव रहता है। इंसुलिन की प्रेजेंस में ये क्या होता है बेटा? इनएक्टिव होता है। थोड़ा दिमाग की भूलों को दौड़ाइए। सोचिए, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। लाइपेज है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला है। इस फैट्स को क्या करेगा? डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। जब ये फैट डाइजेस्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड और किसमें? ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड कहाँ जाएगा? लिवर में। मॉडिफिकेशंस होंगे, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ध्यान से समझना, क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल कहाँ आया? ब्लड में आया। इतना अच्छे से रिलेट कर रहा है। कहाँ आया? ब्लड में आया। हाई अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। एग्जैक्टली। कैसे हार्ट अटैक आया आप समझो। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत मजेदार बात है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू किया। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट यहाँ पर शुरू किया। narrowing of the artery due to the deposition of the cholesterol. Condition is known as the not arterial. This is the atherosclerosis. Atherosclerosis, narrowing of the artery. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो हार्ड हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इसी कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊंगा मैं, इलास्टिक टिश्यू में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ट्यूनिका मीडिया क्या होती है बेटा? थिक हो जाती है और ज्यादा, जिसकी वजह से हार्डनिंग होती है, नैरो हो जाती है। दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस एक होते हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ना। अथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होगा। यही एथेरोस्क्लेरोसिस कहला रहा है बेटा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। आप समझिए, ध्यान दीजिए। हमने कहा इंसुलिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं है तो एचएसएल क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। नहीं एनसीईआरटी, बट ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझना होगा। एचएसएल एक्टिवेट हो गया, फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड लिवर में गया, वहां से कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया बेटा? ब्लड में गया, उसका डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन होने के बाद क्या हुआ? एथेरोस्क्लेरोसिस, पेशेंट क्या हुआ? हार्ट अटैक से मर गया। इंसुलिन के ना होने का सबसे बड़ा खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं।
यानी डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक जो आता है उसकी वजह सिर्फ यही है। डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन का ही लेवल तो कम होता है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना, अगर नहीं होगा इंसुलिन तो क्या होगा, ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी हमारी सेल्स को नहीं होगी, हमारी सेल्स उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जब यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाएगा तो सेल्स को तो एटीपी चाहिए ना, तो उस एटीपी की भरपाई करने के लिए सेल क्या करेगा, उस एटीपी की भरपाई करने के लिए हमारा सेल फैट से जो है एसिटिक कोएंजाइम ए लेगा और उसको जो है क्रेब साइकिल के अंदर ट्रांसफर करवाएगा। आप बोलोगे सर प्रोटीन से भी तो ले सकता है, नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है, ये अमाइनो एसिड अपटेक को बढ़ाता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से लेकर के सेल को देता है। तो जब इंसुलिन ही नहीं है तो सेल को तो अमीनो एसिड मिलेगा ही नहीं। जब अमीनो एसिड नहीं मिलेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो उसको हम तोड़ेंगे क्या? एक ही चीज बची ना, लार्ज मोमेंटम फैटी बॉडी। यहाँ पर हमने फैट इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पर फैट इकट्ठा कर रखा है, यहाँ चारों तरफ फैट इकट्ठा कर रखा है, तो यही फैट तो टूटना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज का पेशेंट धीरे धीरे दुबला होता है सिर्फ इसीलिए इंसुलिन की एब्सेंस में एचएसएल एक्टिवेट हो जाता है और ये सारा काम होना शुरू हो जाता है। दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज द कोरिलेशन यू हैव टू नो। ठीक है बेटा, एडिपोज टिश्यूज में ये बात पॉइंट जान लिए। इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। और बराए मेहरबानी आपने जितने भी डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए पूरी तरीके से। इस तरफ जो आपको ये देखो दिख रहा है ना, सेकुलर दिख रहा है ना, सेकुलर ऊपर की तरफ आपके लेफ्ट में, एसिनर या सेकुलर है ना, आपका ग्लैंडुलर है, इसको भी आपको देखना होगा डायग्राम्स। एनसीईआरटी का एक पॉइंट पेज नंबर छोड़कर, पेज नंबर नहीं याद करना है, पेज नंबर छोड़ करके आपको सारी चीजें ध्यान, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। हम क्लास एंड करते हैं। कल आपको